का नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करना है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को इन शॉर्ट इलास्टिसिटी ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी यानी कि इस टॉपिक में जो है हम सॉलिड एंड सॉलिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसके शेप चेंज होता है, उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, फिर वो कैसे बिहेव करता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें मालूम है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कुछ होता है सॉलिड, देन लिक्विड एंड उसके बाद में गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये तीन स्टेट जो है सॉलिड की, सॉरी मैटर की, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है सॉलिड जो है उसको खुद की फिक्स शेप होती है, वो खुद की शेप जो है उसको मेंटेन रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, जैसे इसकी शेप मतलब बनाई थी, मैन्युफैक्चर करते टाइम थी, वही शेप इसकी है। चेयर है वो भी सॉलिड है, उसकी शेप इस रूम में रखूं या ग्राउंड पे रखूं या फिर पानी के मतलब ड्रम में डाल दूं, वो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब सॉलिड मतलब ऐसे मटेरियल है जो खुद की जो शेप है उसको फिक्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद में कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, ये लिक्विड क्या करते हैं, एक्वायर्स शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा था, प्लेस किया था, उस कंटेनर की शेप ये लिक्विड वाले क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। जैसे पीने का पानी है, उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो क्या करता है, ग्लास का शेप एक्वायर करता है। ठीक है, उसको अगर हम वाटर का जार होता है या फिर पानी की बोतल होती है उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो उसकी शेप एक्वायर करता है। मतलब हर एक लिक्विड जो होगा उसको खुद की शेप नहीं होती है, वो एक फिक्स शेप का पार्ट ओबे नहीं करता है। वो क्या करता है, जिस कंटेनर में उसको रखा जा रहा है उस कंटेनर की शेप को एक्वायर करता है। ठीक है, वो बन गया लिक्विड। एंड ये गैसेस का तो कुछ कहना नहीं है, ये गैसेस के ऑल मॉलिक्यूल्स जो है, all molecules travels in random direction। मतलब ये ना कंटेनर की शेप एक्वायर करेंगे ना उनकी कोई फिक्स शेप होगी। और गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कुछ लेना देना ही नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होगा। वो अपनी तरीके से जैसा मन किया जब मन किया उस डायरेक्शन में उसी तरह से वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है रिलेटेड टू मैटर, जिसकी तीन स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। उसमें से सॉलिड की फिक्स शेप है, देन लिक्विड की शेप कंटेनर की वो एक्वायर करते हैं। गैसेस जो है उसके मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट है, हर एक मॉलिक्यूल क्या है, इंडिपेंडेंट है। और बेसिकली ये कंडीशंस क्यों अराइज होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल के बिटवीन, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between molecules of same or different substance। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर होगा फिर वो एक सब्सटेंस का है या फिर मोर देन वन डिफरेंट सब्सटेंस है, तो हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, नेबरिंग मॉलिक्यूल को, दूसरे मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करता है। एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, उनको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सॉलिड जो है उसकी शेप फिक्स है। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये होगा कि ये सॉलिड की केस में सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को इस तरह से पकड़ के बैठे हैं कि इनको कुछ भी करेंगे तो वो ये अपनी शेप मतलब चेंज नहीं करेंगे। यानी कि उनके बिटवीन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है वो फिक्स शेप ओबे करते हैं क्योंकि उनके बिटवीन जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांगेस्ट होता है। ठीक है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स है, IMF है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन केस ऑफ सॉलिड, दैट्स व्हाई दे ओबे फिक्स शेप। लेकिन क्या होगा लिक्विड की केस में कि अगर इस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का सेपरेशन बढ़ा, कैसे बढ़ता है, सेम कंसेप्ट हम थर्मल सेक्शन में पढ़ने वाले कि अगर हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो हीट एनर्जी गेन करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस इंटरमॉलिक्यूल के ऊपर ओवरकम करेंगे, एंड इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर ओवरकम करने के बाद, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर कम करने के बाद वो क्या करेंगे, खुद का जो सेपरेशन है, मॉलिक्यूलर सेपरेशन, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ने से क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो है कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या है, इस तरह से कंटेनर की शेप एक्वायर करेगा। ठीक है, इसका मतलब लिक्विड की केस में क्या होता है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़े से कम होते हैं, मतलब मॉडरेट बन जाते हैं। लेकिन वही केस अगर गैसेस की देखा जाए तो वहां पे क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना ही नहीं उसको, मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे वो नेग्लिजिबल रहेंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने के लिए एबल ही नहीं होगा। इसलिए हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, जहां पे मन करेगा, जब मन करेगा, उस डायरेक्शन में अपनी तरह से मूव होने का ट्राई करेगा। इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमारे सराउंडिंग में जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारी केसेस है। तो हमें इस टॉपिक में जो है सॉलिड के बारे में डिस्कशन करना है, और सॉलिड की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसकी शेप फिक्स होती है, उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है। एंड शेप चेंज क्यों नहीं होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अभी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आएगा, देन थर्मल सेक्शन आएगा। तो तीनों सेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनको ही डिस्कस करना पड़ेगा, एंड यही काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे डिस्कशन का हमारा पहला पॉइंट तो आ गया कि जो भी सॉलिड्स होते हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो पर्टिकुलर एक फिक्स शेप ओबे करते हैं, उनकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है। उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज होने वाली नहीं है। ये बेसिक कंडीशन है रिलेटेड टू सॉलिड्स। अब कंडीशन क्या है, देखो कि इस सॉलिड्स के ऊपर अगर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक बैलेंस फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड दूसरा जो है अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें डिफरेंस क्या है, देखो कि फॉर एग्जांपल ये चॉक है मेरे हाथ में, अगर मैंने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा है, यानी क्या हो रहा है, इसको पकड़ने के लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो वेट है यम जी, ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता जा रहा है। एंड इसी को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स उतना ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है जितना डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा था। यानी कि जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब इस केस में फोर्स कौन सा एक्ट हो गया, बैलेंस्ड एक्ट हो गया। तो बैलेंस फोर्स में मतलब जब भी हम बैलेंस फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन है कि अगर हम बैलेंस फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एंड फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन है। ठीक है, फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट हो रहा है एंड वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड अगर टुवर्ड्स बॉडी एक्ट हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यही चौक था, इसकी जगह पे सपोज मैंने ये डस्टर लिया है और डस्टर को हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। फोर्सेस अप्लाई करते टाइम क्या हुआ, मैंने इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया, और ऐसे फोर्स में अप्लाई करते जा रहा हूं। मतलब ये दोनों फोर्स कैसे बॉडी के टुवर्ड्स एक्ट हो रहे हैं, बैलेंस्ड है, सेम लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के फोर्सेस अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं तो वो बॉडी का क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं। बॉडी का क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं। डिफॉर्मेशन मतलब, फॉर्मेशन मतलब बना, एंड डिफॉर्मेशन मतलब जो बनाया था वो बिगाड़ दिया। मतलब डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी।
जिस बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साइज और शेप में होने वाला जो चेंज है उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। अब इसमें दूसरी कंडीशन से जो इस टॉपिक में हमें ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, अगर सेम केस है अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे अलोंग सेम लाइन और अगर बॉडी से अवे एक्ट हो रहे हैं तो उस केस में बॉडी क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, दूसरा आउटवर्ड एक्ट हो रहा है। अभी चौक को पकड़ते टाइम हमने वही किया था, तो उस केस में बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एंड अगर सेम केस है कि दो अपोजिट फोर्सेस है बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है मतलब देखो कि ये चौक है, एक फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है, दूसरा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो चौक का क्या होगा, ऐसे चौक को पकड़ा है, एक फोर्स अपवर्ड जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जा रही है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट होगा। क्या होगा, रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। ये कंडीशन होती है अगर बैलेंस फोर्स एक्ट होता है तो। एंड जब भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है तो बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने चॉक को हाथ में पकड़ के फेंक दिया मतलब इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब मैंने बॉडी को क्या किया है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया है, मतलब बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। या फिर ये चौक है, यहाँ पे पकड़ के रखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, यहां से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब एक ही फोर्स है जिसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, मतलब वो अनबैलेंस फोर्स है, तो बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। तो ये हो गया डिफरेंट नेचर ऑफ फोर्सेस, जो डिफरेंट केसेस में बॉडी के ऊपर जब एक्ट होंगे तो बॉडी का क्या होता है, डिफरेंट केसेस में बॉडी की जो एक्शन है वो डिफरेंट होती है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई। तो नाउ ऑनवर्ड हम बस यहाँ पे एक ही पार्ट का फोर्स कंसिडर करेंगे एंड उसी का डिस्कशन हमें करना है। कौन सा वाला, कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है एंड जिससे बॉडी डिफॉर्म होती है तो बॉडी डिफॉर्म होती है मतलब क्या होती है, डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। अब ये डिफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज इन साइज और शेप ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के साइज में और शेप में होने वाला जो चेंज है उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। क्या है डिफॉर्मेशन मतलब, डिफॉर्मेशन मतलब है चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन कब एक्ट होगा, हमने अभी देखा है कि जब भी बॉडी के ऊपर अपन फोर्सेस अप्लाई करेंगे वो बॉडी का क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में सोचो, डिफॉर्मेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स फिक्स सेपरेशन पे ऐसे बैठे थे, हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके एक मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन था, मॉलिक्यूलर जो भी फॉर्मेशन था वो बॉडी का, वही हम उसके ऊपर अटैक करके मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वही चेंज करने वाले हैं, मतलब बॉडी क्या होने वाली है, डिफॉर्म होने वाली। ठीक है, डिफॉर्म होगी मतलब उसकी साइज चेंज होगी या फिर शेप चेंज होगी, उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। अब कंडीशन क्या है, देखो कि ये जो डिफॉर्मेशन बॉडी का होता है वो होता है तीन टाइप से। क्या पॉसिबल है कि सपोज कोई रॉड है या फिर रबर है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके खींच रहे, खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ बदल सकती है। यानी डिफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट टाइप का ऐसे हो सकता है, रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। उसके बाद में डिफॉर्मेशन में क्या चेंज होगा, जैसे अभी हमने डस्टर की बात की थी, या फिर यहाँ पे मैंने बोर्ड रब करने के लिए अलग डस्टर लेके आया हूं, इसको अगर मैं सारे डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी क्या चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गई, मतलब लेंथ चेंज हो सकती है या फिर वॉल्यूम चेंज हो सकती है, चेंज इन वॉल्यूम। या फिर कभी कभी वॉल्यूम सेम रहेगी एंड लेंथ भी सेम रहेगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, जो बॉडी की शेप है जो दिख रही थी, जो अपेयर हो रही थी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये डस्टर है यहाँ पे रखा है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके मैंने उसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, या फिर ऐसे बेस फिक्स करके ऊपर का पार्ट जो है उसको फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से, उस तरह की कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉडी की सिर्फ चेंज इन शेप ऑकर होगी। मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी जो डिफॉर्म होती है, तो ये बॉडी का डिफॉर्मेशन तीन तरीके से होता है। बॉडी कैन बी डिफॉर्म इन थ्री वेज। नंबर वन, उसकी चेंज इन लेंथ हो सकती है, नंबर टू चेंज इन वॉल्यूम हो सकती है, नंबर थ्री चेंज इन शेप हो सकती है। तो आगे हमारा पूरा टॉपिक सिर्फ इन तीन पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहने वाला है,
तो बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन है वो टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बॉडी का होने वाला जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक चेंज इन लेंथ हो सकती है, नहीं तो चेंज इन वॉल्यूम हो सकती है, नहीं तो चेंज इन शेप हो सकती है। ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्सेस ये क्लियर हो गए, तो अब थोड़ा सा टॉपिक के हेडिंग के टूवर्ड्स आते हैं, फिर एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पहले डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी को अब ये इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, टेंडेंसी है बाय वर्च्यू ऑफ विच material body can regain its original shape and size after removal of external applied force। मतलब कि कंडीशन क्या है, देखो कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, बॉडी के जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो डिस्टर्ब हो गई मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल जो पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी। यानी कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स अप्लाई होने से मॉलिक्यूल जो है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब फोर्स अप्लाई करने से वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से कंसीडर करेंगे, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ध्यान से सुनो मेरी ये बातें, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, वर्क डन हो रहा है। मतलब व्हेन बॉडी इज गेटिंग डिफॉर्म, जब भी बॉडी डिफॉर्म होती है, इन दैट प्रोसेस वर्क इज टू बी डन ऑन द बॉडी, उस प्रोसेस में वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर। लेकिन हम फिजिक्स का पहला लेक्चर जो पढ़ते हैं उसी में मैं ये सारी बातें मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हर बार क्या होगा, एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर बार क्या होगा, जो भी वर्क डन हम करेंगे, जो भी वर्क किया जाएगा, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी को अपन डिफॉर्म करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एंड ये पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब इस प्रोसेस में वर्क हो रहा है, एंड ये वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है कि जब हम ये अप्लाइड फोर्सेस रिमूव करते हैं, जब हम ये अप्लाइड फोर्सेस रिमूव करते हैं, तो अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद क्या होगा, अप्लाइड फोर्सेस को रिमूव करने के बाद ये होगा कि जो हमने वर्क किया था वो उस मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था। बॉडी को डिफॉर्म करते टाइम जो वर्क हमने किया था वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था। तो जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दिया, जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स को निकाल लिया, क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद, अप्लाइड फोर्स को निकालने के बाद, ये जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी थी अगेन ये वर्क डन करती है, एंड उस वर्क डन करके बॉडी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, एंड फोर्सेस एक्सर्ट होने के बाद मॉलिक्यूल्स अगेन अपने अपने पोजीशन के ऊपर वापस आते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है इलास्टिसिटी। रबर है, स्ट्रेच किया छोड़ दिया, रबर है स्ट्रेच किया छोड़ दिया, क्या होगा, वो स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके उसके मॉलिक्यूल का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब वहां पे वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम अप्लाइड फोर्सेस रिमूव कर रहे हैं मतलब छोड़ दे रहे हैं, ये वर्क डन अगेन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी फिर से वर्क कर रही है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वर्क मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन रीगेन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन रीगेन कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी, ये कंडीशन मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो ये होती है इलास्टिसिटी। अब जिस मटेरियल के पास ये टेंडेंसी है उनको बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल्स, जिन मटेरियल के पास ये टेंडेंसी है उनको बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल्स। अब इलास्टिसिटी से सिमिलर और एक कंसेप्ट है दैट इज प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी मतलब क्या है, इसी की सिमिलर एक टेंडेंसी है। ठीक है, देखो क्या लिखता हूं मैं, टेंडेंसी
by virtue of which material body will not regain its original shape and size। मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मड है, चिखल है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, कुछ यूटेंसिल बना रहे हैं या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर एक शेप बना रहे हैं। शेप बना रहे मतलब हम वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके उसको डिफॉर्म ही कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको डिफॉर्म करके हमने छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद, फोर्सेस रिमूव करने के बाद वो कभी अपनी शेप रिगेन नहीं करेगा, और इसका मतलब वो प्लास्टिक मटेरियल हो गया कि जो एक बार शेप दे दी वही शेप ओबे करता है। अब कंडीशन क्या है कि वहां पे जो टेंडेंसी है जो उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं होने देती है, उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। क्या है प्लास्टिसिटी? मतलब सेम टेंडेंसी है, इलास्टिसिटी का काम है ओरिजिनल शेप पे लेके आना, ये प्लास्टिसिटी का काम है ओरिजिनल शेप जो है उसको रिगेन करने नहीं देना। तो ये बेसिक दो टेंडेंसीज होती है। जिनके पास इलास्टिसिटी है उनको बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल, जिनके पास प्लास्टिसिटी है उनको बोला जाता है प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो यस, इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस अब ये स्ट्रेस मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस? ठीक है, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, फिर हम उसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेस जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये थोड़े से वर्ड हमें फैमिलियर हो चुके हैं हम इस वर्ड के साथ। अब इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी बॉडी की जो शेप है हम उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं, बॉडी को डिफॉर्म करते हैं। डिफॉर्म करने के बाद जब वो अप्लाइड फोर्स हम रिमूव करते हैं, तो अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने शेप पे वापस आते हैं। तो अपनी शेप एक्वायर करने के लिए मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे जब वापस आते हैं, तो उनको वापस अपने पोजीशन पे लेके आने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो बनेगा इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स कौन सा है? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड से सिंपल सिंपल बातें डिस्कस हो रही है कि जब भी हमने बॉडी को डिफॉर्म किया था यानी बॉडी की शेप चेंज की थी, उस प्रोसेस में जो फोर्स हमने अप्लाई किया था उससे वर्क डन हुआ था और मॉलिक्यूल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। लेकिन हम इलास्टिसिटी को डिफाइन कर चुके हैं, उसमें क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स जैसे रिमूव हो गया, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद तुरंत बाद क्या हो गया, बॉडी ने अपनी शेप एंड साइज रीगेन कर ली। अब शेप एंड साइज रीगेन कर ली, इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो वो उसको अपने पोजीशन पे लेके आने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको बोला जाता है इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन हमारे पास आज की डेट में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी का इंटरनल फोर्स मेजर कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं और हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ये ऑलवेज इक्वल टू होता है एक्सटर्नली अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब इंटरनली जो फोर्स मॉलिक्यूल्स को अपने पोजीशन पे लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें मालूम है कि वो उतना ही होगा जितने फोर्स ने
फोर्स से मॉलिक्यूल को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस किया था। इसलिए ये इक्वेशन मैंने लिख दिया कि इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको छोड़ दो, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि ये इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। इसलिए ये स्ट्रेस की कंसेप्ट अब और सिंपल बन गई, यानी कि हम यहाँ पे स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेस मतलब यही डेफिनेशन एक्चुअल में ओरिजिनल में, बस हम एक छोटी सी अरेंजमेंट करते हैं और इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्लेस करते हैं बाय अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या बना, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा F बाय A, फोर्स अपॉन एरिया। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेस को पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड केस लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, पहले यूनिट्स देख लेते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब इसके डायमेंशंस देखो, न्यूटन है यानी L1 M1 T-2, मीटर का स्क्वायर है यानी L2। अब ये L2 ऊपर आके बनेगा L-2, तो -2 + 1 L-1 M1 T-2। इस साल के न्यूट में क्वेश्चन था ये, डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस विल बी, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है बेसिकली ये टेंसर क्वांटिटी है, और टेंसर को अपन पढ़ते नहीं। टेंसर का मतलब ये होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलो कमन फास्ट, स्ट्रेस मतलब क्या है रीड कर लो, फॉर्मूला देख लो, अगर क्लियर है तो रिप्लाई करो कमन फास्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो जैसे डिफॉर्मेशन के 3 टाइप थे, कौन से थे, पहला रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, दूसरा रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, तीसरा रिलेटेड टू चेंज इन शेप। उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेस भी 3 टाइप के होंगे। पहला होगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, दूसरा होगा रिलेटेड टू चेंज इन शेप, तीसरा होगा रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम होगा, तीसरा होगा रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप के स्ट्रेस होंगे अकॉर्डिंग टू 3 टाइप का डिफॉर्मेशन। तो कंडीशन क्या है कि जो रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ होता है उसको हम स्टडी करने के लिए एक क्या करेंगे, रिजिड सपोर्ट लेंगे। ये रिजिड सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, एक डोरी कनेक्ट करेंगे जिसको यहाँ पे कोई भी एक मास कनेक्ट किया होगा। अब यहाँ पे जो मास कनेक्ट किया है वो है M, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, दैट विल बी mg। इनिशियल जो लेंथ है वो है यहाँ पे L, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो जो रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडनल। लेंथ से रिलेटेड है इसलिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। बस जब भी लेंथ चेंज होती है तो वो इसी मैकेनिज्म से चेंज होगी, यानी मुझे फोर्स लेना पड़ेगा mg, एंड एरिया मतलब यहाँ पे जो वायर ली है हमने, इस वायर की रेडियस अगर r है तो उसका एरिया बनेगा पाई इंटू r का स्क्वायर। तो ये मिल गया मुझे स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिखता सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल टॉपिक है। देखो कि हमने देखा डिफॉर्मेशन होता है बॉडी का, डिफॉर्मेशन होता है मतलब क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज होती है। वो शेप 3 तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो लेंथ चेंज होगी, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगी, नहीं तो शेप चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस मतलब क्या है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने डिफाइन किया था फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे डिफॉर्मेशन 3 टाइप का था वैसे ये स्ट्रेस है, ये भी 3 टाइप का होगा। अब उसकी फर्स्ट टाइप देखने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड केस ली
एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है, डोरी है, उसको हमने वेट अटैच किया है mg। तो क्या होगा कि ये mg वाला जो पार्ट है वो फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड अगर वायर की रेडियस r है तो उसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ जो भी स्ट्रेस होगा वो हमें मिलता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला क्या है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया एफ बाई ए, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। अभी उसी तरह का सारा रिपीटेशन होगा नेक्स्ट टाइप के स्ट्रेस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, स्ट्रेस है रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। अब रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम जो स्ट्रेस होता है उसको बोला जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम से रिलेटेड है मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया यानी एफ बाई ए। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर करेंगे जैसे कि बलून है, और इसकी वॉल्यूम अगर हमें चेंज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक साइड से उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर हमने चारों साइड से प्रेशर अप्लाई किए तो हमें यहाँ पे ये बॉडी की नई वॉल्यूम मिलेगी। ठीक है, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है v, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया dv, यानी फाइनल वॉल्यूम कितनी बनी, v माइनस dv इतनी बनी। देखो इस डायग्राम को, क्या है, पहले एक बलून था, उसको कॉम्प्रेस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे साइड से पकड़ के उसको ऐसे प्रेस करेंगे, मतलब हम उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया ही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और उससे क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गई। तो v का मतलब क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। dv का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। v माइनस dv का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो हमें मिलेगा इक्वल्स टू dp। फोर्स अपॉन एरिया अप्लाई किया ना, मतलब प्रेशर अप्लाई किया, कितना था प्रेशर यहाँ पे, डीपी इतना था, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला मिल गया एज डीपी। अब तीसरी कंडीशन, तीसरा डिफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू चेंज इन शेप। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, एक क्यूब लेंगे, उसको रिजिड सपोर्ट पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का हमारा क्यूब है। और इस क्यूब को शेप चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इस साइड से फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये रिजिड सपोर्ट तो फिक्स है, जो क्यूब ऐसा वर्टिकल हुआ करता था वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। मतलब ये आपको जो दिख रहा है, मैं अलग कलर का चौक, मार्कर तो नहीं, यहाँ पे अलग कलर का चौक यूज करता हूं, और ये हमें जो है थोड़ा सा टिल्टेड शेप में इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि क्या हो गया, उसका अपीयरेंस है, उसकी शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो उस शेप को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे एफ इतना फोर्स अप्लाई किया था, और वो अप्लाई हो गया था ये शेडेड पोर्शन वाली जो साइड दिख रही है वहां पे। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब जो रिलेटेड टू चेंज इन शेप होता है उसको बोला जाता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, और ये शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखो बोर्ड पे एकदम सिंपल सिंपल बातें चल रही है, सिर्फ हमने स्ट्रेस के टाइप्स देखे हैं। और वो टाइप्स कहां से आ गए, क्योंकि हमने पहले डिफॉर्मेशन देखा था। तो जैसे डिफॉर्मेशन के 3 टाइप थे, वैसे स्ट्रेस के 3 टाइप है। एक रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, ऐसी लेंथ चेंज होती है। एक रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसे ही चेंज होती है। एक रिलेटेड टू चेंज इन शेप, शेप ऐसे ही चेंज होती है। ठीक है, तीनों केस में फॉर्मूले सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो तीनों के यूनिट्स भी सेम होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस भी सेम होंगे, L-1 M1 T-2, L-1 M1 T-2, L-1 M1 T-2। बस एक एक कंडीशन एडिशनल है कि यहाँ पे फोर्स mg लेते हैं अपॉन एरिया पाई स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर होता है, एंड यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इज दैट क्लियर एवरीवन, कम ऑन फास्ट। ठीक है, बोर्ड पे हमने जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखे हैं, जिसमें क्या है देखो कि रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ देखा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम भी देखा है, क्या है रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और उनके फॉर्मूले बोर्ड पे है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ से रिलेटेड जो है उसको बोला गया है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। जो रिलेटेड चेंज इन वॉल्यूम था उसको बोला गया चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम।
लेकिन चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड जो वॉल्यूम स्ट्रेन है वो निगेटिव लिया है, और उसका मतलब बस इतना होता है कि वॉल्यूम कम हो रही है। कम हो रही है मतलब वहां पे साइन निगेटिव रहेगा, उसकी न्यूमेरिकल कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, अभी थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन बचा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलेंगे रिलेटेड टू चेंज इन शेप। उधर स्पेस कम था इसलिए मैंने वहां पे रब कर दिया है, अब यहाँ पे थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाता हूं। थर्ड वाला कौन सा स्ट्रेन? थर्ड वाला स्ट्रेन रिलेटेड टू चेंज इन शेप। अब चेंज इन शेप से रिलेटेड हमें स्ट्रेन पढ़ना है, उसके लिए हम पहले की जो डायग्राम थी वही ले रहे हैं। पहले छोटी दिख नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं कि इस तरह का एक क्यूब दिया है आपको। क्यूब समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता है तो भी इतनी भारी 3D डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, इसको इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह का एक क्यूब है जो हमने प्लेस किया है। अब हो रहा है क्या, देखो कि इस क्यूब के ऊपर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, जो लास्ट वाली डायग्राम थी उसमें हमने देखा था कि इधर की जो फेस है वो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो रही है, टिल्ट होके वो यहां पे आ रही है। बेस तो हिल नहीं सकता, तो बेस सेम पॉइंट पे है, लेकिन ये क्यूब जो है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड फॉर्म में इस तरह से दिखाई दे रहा है। बेस पॉइंट वही है, वो चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड का वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि सपोज ये एक्स है, उसके बाद में यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मैं एच बोलूंगा, और एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और फिक्स लेयर। जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस लेयर का फिक्स लेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एच है। तो इस पूरे डायग्राम से अब मुझे स्ट्रेन रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम यानी शेयरिंग स्ट्रेन डिफाइन करना है। शेयरिंग स्ट्रेन पूरे टॉपिक में यही थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको अलग से मैंने डायग्राम बनाई है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो इस तरह से है। शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है लैटरल displacement of one layer, lateral displacement upon one layer of one layer divided by perpendicular distance of the layer जिसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम फिक्स्ड बेस या फिर फिक्स लेयर। यानी कि डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है इज इक्वल्स टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है, एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, एच। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे मिला x बाय एच। लेकिन अगर डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, और उस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू x है, ये h है। यानी कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले रहे हैं। इसका मतलब ये शेयरिंग स्ट्रेस को अगर हम मैथ्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन को x बाय एच को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली एंगल इतना छोटा होता है कि हम ये tan थीटा को जो है डायरेक्टली थीटा कंसीडर करते हैं। यानी नाउ ऑनवर्ड जो भी शेयरिंग स्ट्रेन हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल यानी थीटा। फिर से सेम क्वांटिटी का रेशो है लेंथ अपॉन लेंथ, इसलिए यहाँ पे कोई भी यूनिट शेयरिंग स्ट्रेन का नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट शेयरिंग स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? टाइप का बना। अभी यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, दैट इज हुक्स लॉ। अभी हुक्स, रॉबर्ट हुक जो है उसने जो लॉ बोला था उसको अपन हुक्स लॉ बोलते हैं। एंड ये हुक्स लॉ में उसने बोला था, क्या बोला था, एकदम सिंपल बात बोली थी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट
stress is directly proportional to the strain विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या, जहां से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर सकती है, जहां से वापस आ सकती है, वो हो गई इलास्टिक लिमिट। तो इसने बोला है कि उस इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया। अब हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया कि हम वहां पे कांस्टेंट लेके आते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको लिखना पड़ेगा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू स्ट्रेन, या फिर इसको ई भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो ई हमने यूज किया है, इस ई को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड ये जो स्टेटमेंट है, इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है तो हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन कब तक, जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक, उसके बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए पहले ही रॉबर्ट हुक ने बोला था ये सब एप्लीकेबल है ओनली फॉर विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट नहीं होगी तो ये पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ गया। कांस्टेंट को रिमूव, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट आ गया ई, और इस ई को बोला गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। अब स्टार्ट से हम जो देख रहे हैं कि जैसे डिफॉर्मेशन के 3 टाइप थे, वैसे ही स्ट्रेस के 3 टाइप थे, सेम वे स्ट्रेन के भी 3 टाइप थे। इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसके भी क्या रहेंगे, इसके भी 3 टाइप रहेंगे। कैसे रहेंगे देखो, ठीक है ना, 5 मिनट। चलो एक 5 मिनट में हम इसको देख लेंगे, सिंपल बात है एकदम। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो पहला आएगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ से रिलेटेड जो होता है उसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, और ये यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होगा, ये रेशो होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन 3 टाइप के, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होगा। पहली बात कर रहे हैं रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ की, इसलिए हम उसको रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ले रहे हैं, दैट इज यंग्स मॉडुलस व्हिच इज गिवन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है। यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी इनको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, F अपॉन ए, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, कैपिटल यल अपॉन स्मॉल यल, यानी ये क्या बना, F इंटू कैपिटल यल अपॉन ए इंटू एल। बट हम F को mg कंसीडर कर सकते थे एंड ए को r कंसीडर, पाई आर स्क्वायर कंसीडर करते थे, इसलिए यंग्स मॉडुलस का और एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, फर्स्ट वन ये फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए एल या फिर एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब इसका ऐसा यूनिट चाहिए, देखो स्ट्रेन को तो यूनिट है ही नहीं, इसलिए जो स्ट्रेस का यूनिट था वही इसका ऐसा यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशंस रहेंगे L-1 M1 C-2, सेम यूनिट भी सेम, डायमेंशंस भी सेम। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। है क्लियर, कमन फास्ट, एकदम सिंपल कंसेप्ट। देखो कुछ भी नहीं है यंग्स मॉडुलस में, एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। है क्लियर, ओके। तो जैसे पहले हमने रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ देखा है, उससे रिलेटेड दूसरा आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। यहां पे यंग्स मॉडुलस था, वहां पे यंग को रिप्लेस करके हमें क्या बोलना पड़ेगा, सिर्फ बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस मतलब वहां पे लॉन्जिट्यूडनल निकाल के हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। यहां पे भी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। अब फॉर्मूले 10 मिनट पहले डिस्कस किए थे, याद करो क्या होगा,
ये बल्क मॉडुलस जो है इट इज डिनोटेड बाय के रहेगा। उसमें वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, जिसको अपन डीपी बोलते थे, एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डीवी बाई वी ऊपर आएगा, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ वी इंटू डीपी बाई डीवी। ये बन गया फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस। फिर से यूनिट एंड डायमेंशन सेम रहेंगे क्योंकि स्ट्रेन को कुछ होता नहीं है। यहाँ पे बस एक एडिशनली कंसेप्ट आपको लगेगी, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। और ये कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। देखो कितना सिंपल बातें चल रही है, कुछ भी नहीं है। वही एक फॉर्मूला था डिफॉर्मेशन का, वो 3 टाइप का, इसलिए स्ट्रेस 3 टाइप का, इसलिए स्ट्रेन 3 टाइप का, इसलिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब थर्ड केस रही है जिसमें हम देखेंगे रिलेटेड टू चेंज इन शेप, और उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका नोटेशन होता है ईटा। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम की जगह पे शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस था एफ अपॉन ए, शेयरिंग स्ट्रेन था थीटा, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। फिर से यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। एंड आज का लेक्चर का पार्ट बस इतना ही है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया।